अब हम कर रहे हैं फिजिक्स। चैप्टर कौन सा 4 है? चैप्टर 4 कहाँ है भाई? चैप्टर 4 है 3 है? चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 कर रहे हैं हमने। इसमें पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। कल मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है और ट्राइंगल में क्या फ़र्क है, मुझे बताया था, समझ में आ गया था। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, ये बताया था, ठीक है। अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ और तुम लोगों को बताना होगा हाइपोटेन्यूज किधर है और ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस किधर है? हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर जो मैंने समझाया था वो क्या, कहाँ पर है? हाइपोटेन्यूज किधर है, बेस किधर है, परपेंडिकुलर किधर है? नाम देता हूँ मैं, आप बता देना। ए, बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज कहाँ पर है? ये बोलना, ए सी बोल रहे हो, बी सी बोल रहे हो या ए बी बोल रहे हो? ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज। आगे बोलो, बेस कौन सा है? यूँ नहीं, नाम बोलो, ए बी की बात करो। ए बी क्या है? बेस। और परपेंडिकुलर कौन सा है? बी सी। तुम बताओ साइन, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ए बी हाइपोटेन्यूज है। ए बी हाइपोटेन्यूज है और बी से वो है परपेंडिकुलर और ए सी बेस है। ए सी बेस है। आप बताओ। बी सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए बी हाइपोटेन्यूज है। ए बी हाइपोटेन्यूज है और ए सी बेस। ए सी बेस है। आप बताएं। ए बी परपेंडिकुलर है, बी AB सी बेस है हाँ और ए सी वो है। हाँ, हम बता। ए सी हाइपोटेन्यूज है और बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी बेस है। हाँ भाई, ये है ना, इससे बच्चे ने, उन 2 बच्चे ने सही बताया। इधर देखो, तुम भी पता नहीं कहाँ टून सब। 90 का एंगल कहाँ पर है? देखो, ये वाला एंगल है एक, ये, और एक ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल, धीरे धीरे। सबसे चौड़ा एंगल कौन सा होता है? ये चौड़ा लग रहा है सबसे ज़्यादा, ये ज़्यादा चौड़ा लग गया चाहिए। सबसे ज़्यादा बड़ा चौड़ा एंगल ये लग रहा है ना सबसे ज़्यादा, ये डिफरेंस ज़्यादा है, ज़्यादा फैला हुआ जिसे कहेंगे। तो जो सबसे फैला हुआ एंगल लगे वो समझ जाओ 90 का एंगल है। ये हो गया तुम्हारा 90 का एंगल। उससे छोटा एंगल ये है, मतलब उससे अब ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 90 के एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जो एंगल दिया हुआ जाता है, मैंने 40 एंगल दिया हुआ, इसके सामने जो एंगल कंसीडर कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड हो गई बेस। ये समझ आई? या इसीलिए पूछ रहा हूँ, अभी बेसिक समझा रहा हूँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक अभी सही समझ में आ गई ना तो फिर हर चीज़ आसान लगेगी। यही समझ में नहीं आई तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी ज़िंदगी पर मुश्किल लगती रहेगी। ए बी सी ये ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है। हाँ बोलो, कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस है? हाँ, एंगल तो देना। बेस कौन सा है? हाइपोटेन्यूज कौन सा है? परपेंडिकुलर कौन सा है? ए सी बेस है। ए सी बेस है। आगे बोलो। ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बी सी कह रहे हो? बी सी और ए बी वो है परपेंडिकुलर। अच्छा आप बताओ। सर सी भी वो है परपेंडिकुलर। सी नहीं, यूँ बोलते हैं, बी सी बोल रहे हो, ए सी बोल रहे हो, ए बी बोल रहे हो, यूँ बताओ। बी सी परपेंडिकुलर है। बी सी परपेंडिकुलर। अच्छा, ए बी हाइपोटेन्यूज है हाँ आगे बोलो। और ए सी बेस है। ए सी बेस। आप बोलो दानियाल। ए सी परपेंडिकुलर है। ए सी परपेंडिकुलर, ए बी हाइपोटेन्यूज है ए बी हाइपोटेन्यूज और बी सी बेस।
बी सी बेस है। आप बताएं। AC परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज और AC बेस। बी सी ना, बी सी। हाँ आप तुम बोलो। AB हाइपोटेन्यूज है, ए बी हाइपोटेन्यूस। AC परपेंडिकुलर है और BC हाँ ठीक है, समझ आया। ये देखो पहले तो ये देखा करो, जो एंगल दिया जाए उसके सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। जो एंगल आपको दिया जाए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ए सी आपका परपेंडिकुलर हो गया। इसमें 90 का एंगल कहाँ पर है? ये ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है, या ये ज़्यादा चौड़ा है, ये ज़्यादा चौड़ा है। ये बन गया 90। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बचा? बेस। समझ आई? तुम्हारी समझने से मतलब गलती कर दी थी। इसीलिए एंगल मुख्तलिफ किस्म का ट्राइंगल को मैं डिफरेंट तरीके से ड्रा करके दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को पहचान हो पहले जाए। हम बी से करेंगे तो है बी से पहले चेक करेंगे ना। ये तो थोड़ी चेक करेंगे, हम अंदाजे से चेक करके बता रहे हैं ना। अच्छा अब डी ना हो। ना अंदाजे चेक करके बता रहे हैं। बताओ। चलिए मेरे का ये एक्साइड कितने अर्से तक चल रही है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। पहले कौन सी टाइप दे रही थी? ये कौन सी टाइप थी? अब कौन सी दे रही है? 2.5। तो उसमें कितने क्वेश्चन दिए हैं पुलिस में? हाँ हाँ बोलो भाई। ए बी परपेंडिकुलर है ए बी परपेंडिकुलर है, अच्छा। और बी सी बेस है बी सी बेस है, अच्छा। और ए सी हाइपोटेन्यूज। ए सी हाइपोटेन्यूस है। अब बोलो। ए सी हाइपोटेन्यूज है हाइपोटेन्यूस है और बी सी वो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और ए बी ए बी बेस है। ए बी बेस। अब बोलो। ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूज है, बी सी बेस है। अब बोलो। AB परपेंडिकुलर, BC बेस, AC हाइपोटेन्यूज। AC हाइपोटेन्यूज है, AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है। हाँ भाई ये देखो, ये जो है एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये एंगल ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा, ये ज़्यादा बड़ा, तो ये हो गया 90 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या बचा? बेस। बेस। समझ आई? अब समझ में आ रहा है किस तरह पहचानते हैं हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर पहचानते हैं किस तरह? समझ आ गई बात? अच्छा ये एक और है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल दिया हुआ आपको ए बी सी 40 डिग्री। इसमें बताओ। ए सी परपेंडिकुलर है, ए सी परपेंडिकुलर। ए सी हाँ आगे बोलो। बी सी ए बी बेस है और बी सी हाइपोटेन्यूज। हाँ आप बोलो। साइन। हाँ साइन। ए बी हाइपोटेन्यूज है, हाँ सॉरी ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए बी बेस है और सी बी सी
बीच जो वो है परपेंडिकुलर। हाँ दानियाल क्या है? गले वाला। हाँ दानियाल। BC परपेंडिकुलर है, AC हाइपोटेन्यूज है और AB बेस है। हाँ बोले। AB बेस है, BC परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है। AB बेस है, BC परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेन्यूज। सही है। इसमें 90 का एंगल यहाँ पर होगा, ये छोटा एंगल लग रहा है, ये भी छोटा एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है, ये हो गया 90 का। 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो एंगल आपको दिया हुआ यहाँ पर दिया, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड जो बची हो गई। तो समझ में आ गया पहचान? ट्राइंगल सही तो है, सही तो है। देखिए देखिए और ठीक है। तो इस तरह जो है ना तुमको ट्राइंगल दिए जाएंगे, तुमको बताना होगा, पहचानना होगा परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ये तो चीज़ समझ में आ गई तुम्हें। अब हम चल रहे हैं अगले टॉपिक पर, इसके ऊपर के ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमारे पास 6 टर्म होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हमारे पास 6 टर्म होती है। कौन कौन सी 6 टर्म होती है इसमें? अच्छा अभी चूँकि आप 9th में तो 3 टर्म की बात करता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। मैट्रिक में आपको तो 6 टर्म पूरी आप इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि उसमें साइन को, हाँ ठीक है, 3 टर्म की बात हो रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, देखो ये ट्राइंगल आपका, ठीक है ना, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपने बुक वाला बना रहा हूँ मैं, बुक का ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है। बुक का ट्राइंगल ये आपको दिया हुआ, ठीक है, बुक का ट्राइंगल ये बना हुआ, इसमें दिया हुआ A B और C, ठीक है, और उन्होंने एंगल ये वाला कंसीडर किया हुआ है। तो इसमें बताओ हाइपोटेन्यूज बेस में क्या हो जाएगा? AC बेस है, ये बेस है, AB परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है, BC BC आपको हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। फिर दिया रहा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब 3 चीज़ होते हैं, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। ये होता क्या है, ये होता क्या साइन थीटा कॉस, इसको इनको कहते हैं, चुप रहो सुनो, साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन का पूरा नाम है SINE, साइन थीटा। कॉस का पूरा नाम है कोसाइन थीटा। टेन का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, ठीक है। थीटा क्या चीज़ होता है, इसको कहते हैं एंगल, इसको पढ़ते हैं थीटा, इस तरह क्यू बना के तो कट कर देते हैं, ये कहलाता है एंगल होता है। जो एंगल लेते हैं ना यहाँ पर, आप बोलोगे 30 डिग्री का एंगल है, आप बोलोगे, अगर बोलोगे हमें 30 डिग्री का एंगल लिया मैंने, तो बोलोगे थीटा कितना है 30 डिग्री। तो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, थीट सिंबल से, इस सिंबल को पढ़ते हैं थीटा। समझ आ रही बात? ये क्या कहलाएगा? थीटा, 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 ठीक है। ये सिंबल, इस सिंबल को थीटा कहते हैं, ये तो हर सिंबल का नाम होता है ना, तो इसी तरह इस सिंबल को पढ़ते हैं थीटा। थीटा क्या चीज़ होता है? कोई भी एंगल हो। थीटा क्या होता है? कोई भी एंगल होता है। ये आपने लिखा, मैंने यहाँ पर एंगल लिया हुआ 30 डिग्री, तो आप बोलोगे थीटा कितना है 30 डिग्री। आप यहाँ पर एंगल ले लोगे 40 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा बोलोगे 40 डिग्री। यहाँ बोलोगे 70 डिग्री, तो थीटा बोलोगे 70 डिग्री। थीटा सिर्फ एंगल को शो कर रहा होता है। तो साइन की फुल फॉर्म साइन थीटा, कॉस की फुल फॉर्म कोसाइन थीटा, टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट थीटा। अब साइन थीटा, कोसाइन थीटा और टेंजेंट, साइन शॉर्ट फॉर्म में साइन कॉस टेन बोलते हैं। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा का फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है सम पीपल है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। साइन कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे को लिखने होती है, मैं इसे सही से समझा देता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल है कली ब्राउन ईयर। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन डिपेंडेबल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। अब तुमको ये पता चल गया, इधर देखो, तुमको पता चल गया परपेंडिकुलर क्या होता है ट्राइंगल के अंदर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, ट्राइंगल देख लिया। तो हम परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है? ये ट्राइंगल की साइडें है ना। ये हाइपोटेन्यूज क्या है? ये वाली साइड की लेंथ। बेस क्या है? यहाँ से ए से सी तक की साइड की लेंथ बेस है। ए से बी तक साइड की लेंथ आपकी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो साइडों की जो लेंथ है ये आपकी बेस है। इस साइड की लेंथ ए से बी तक परपेंडिकुलर है, और इस साइड की लेंथ बी से सी तक ये आपका हाइपोटेन्यूज है।
तो साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा होता क्या है, ये इन साइडों का रेशो होता है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर ए से बी तक की लेंथ है ना, ये आप लिख दोगे ए से बी तक की लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, बी से सी तक की लेंथ है ना, बी से सी की लेंथ बी सी लिखोगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी और परपेंडिकुलर क्या होता है, ए बी, इस केस में ए बी है, ए से बी तक की लेंथ जो भी आपने मेजर किया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखो, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज के बी से सी तक की लेंथ, बी से सी तक की लेंथ कितनी है 2 डिग्री, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बी से सी तक की लेंथ लिख लिया आपने। इसी तरह कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसी तरह कॉस और टैन होता है। इसके एक बार गौर से देखो, मैं 1 मिनट मार रहा हूँ, ये गौर से देखो, मैं आ रहा हूँ। सर तुम सबसे पूछ रहे हो, मेरे से भी पूछ रहे हो। अगर हंसी तो ये बहुत मोटा भाई का बाटा भाई साइड मोटा भाई बाटा भाई, बाटा भाई नहीं, बाटा भाई है, बाटा भाई। तो समझ में बात आ गई। साइन थीटा क्या होता है, साइडों का रेशियो है। परपेंडिकुलर क्या है, साइड है ना, ए से बी तक की साइड की एक साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी से सी तक की साइड। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा आपको ये याद नहीं रखना, ए बी और बी सी, अगर मैं इसको ए को यहाँ पर कर दूँ सी को यहाँ पर चेंज हो जाएगा ना वो, तो आपको ये याद रखना, याद करने वाली चीज़ वो ये है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये सब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या साइड की लेंथ है ना, ये तो ये होता है साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रही बात ये। अब साइन, तो साइन थीटा के साथ अब साइन थीटा कैसे निकलता है, अब मिसाल के तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको पता है इस केस में यहाँ से ये परपेंडिकुलर ए बी आपका परपेंडिकुलर है, ए से बी तक की लेंथ निकालो, मिसाल वो 3 सेंटीमीटर है, तो ए बी जगह लिखो 3 डिवाइड बी से सी की हाइपोटेन्यूज क्या आपका, ये हाइपोटेन्यूज बी से सी तक की लेंथ, बी से सी मतलब 7 सेंटीमीटर है, या बल्कि 9 सेंटीमीटर, 9 करो, 3/9 हो गया, तो ये कैंसिल करो, 3 बनता है 3 1/3, तो आपको साइन थीटा इक्वल टू आपको निकल के आ जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। समझ आ रही बात, 3/9 का 1/3 आ गया। अब आपको एंगल निकालना है, अब ये वाला एंगल निकालना है, कितना एंगल, तो आपका एंगल कैसे निकालोगे, साइन को उधर भेज दोगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1/3। 1/3 इन्वर्स निकालोगे तो एंगल निकल कर आ जाएगा। ये भी इन्वर्स निकालने वाला नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको। अब जब 1/3 के साइंटिफिक कैलकुलेटर जब इन्वर्स निकालोगे ना, साइन इन्वर्स निकालोगे तो एंगल वो बता देगा, थीटा निकल के आ जाएगा 60 डिग्री, तो पता चलेगा अच्छा ये थीटा 60 डिग्री का था, या 30 डिग्री या 40 डिग्री जो भी हो एंगल है। नहीं तो डी से थोड़ी आप इसमें डी तो नहीं नाप पाता, हमें ये दिया जाता है कि हमें डायरेक्ट निकालना हो, आपको ये ट्राइंगल बना के नहीं देगा, बोलेगा एक ट्राइंगल है, इसे परपेंडिकुलर लेंथ इतनी है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ इतनी है, और उसका एंगल बताने कितना होगा, तो आपको एंगल निकालने का सिर्फ फॉर्मूला होगा। ये चीज़ होती है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। समझ में बात आ गई, क्या चीज़ होती है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा क्या है, साइडों का रेशो है। इसी ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं ना, और 3 एंगल होते हैं, कोई भी 2 साइड का रेशो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालोगे तो साइन थीटा कहलाएगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो निकालोगे तो कॉस थीटा कहलाएगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो निकालोगे तो टैन थीटा कहलाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या है, वो एंगल को बताता है, 60 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी डिग्री वो एंगल को बताता है। ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब हम इसमें चल रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, अब देखो इसमें टेबल पहले समझना थोड़ा सा, ये टेबल भी समझना ज़रूरी है, ये टेबल समझना ज़रूरी है, ये टेबल समझना ज़रूरी है। ये टेबल क्या है भाई, अब तुम्हें वैल्यू दी गई है, बात है नहीं, शहीद हो जाओ, शाहिद तुम उधर जाओ,
हमजा उधर जाओ, तो बैग रखा ना बच्ची का, उसके बराबर बैठ जाओ, बच्ची को बैग रखा हुआ है तो बराबर बैठ जाओ फोन में। अब देखो साइन थीटा, अगर बोले थीटा आपके पास, अगर अब तो बोला एंगल थीटा अगर ज़ीरो है तो साइन ज़ीरो के बराबर आएगा। थीटा अगर ज़ीरो है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। थीटा अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 1 के बराबर होता है। और थीटा अगर 0 डिग्री है तो tan 0 के बराबर होता है। इसी तरह ये बोला 30 डिग्री, थीटा अगर 30 डिग्री है, ये थीटा ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। तो उसके साइन निकालोगे, साइन 30 बराबर होगा 0.5 के बराबर होगा। कॉस अगर ये थीटा तुम्हारा 30 डिग्री है हाँ ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से होगा, ये नी का वैल्यू निकालते हैं हमने। वो तो अलाउ ही नहीं है ना इनमें साइन। हाँ तो ये आपको टेबल याद करना होगा, ये टेबल छोटे को याद करना तो होगा, आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये साइन 30 की वैल्यू 0.5 के बराबर होती है, कॉस 30 की वैल्यू 0.86 के बराबर आती है, tan 30 की वैल्यू 0.57 के बराबर आती है, साइन 45 की वैल्यू 0.70 के बराबर आती है, कॉस 45 की वैल्यू 0.70 के बराबर है, tan 45 वैल्यू 1 के बराबर है। अब साइन 60 डिग्री 0.86 के बराबर है, कॉस 60 जो है 0.5 के बराबर है, tan 60 जो है 1.75 के बराबर है। इसी तरह साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर है, tan 90 डिग्री 0 के बराबर है। तो ये आपको याद करना होगा। समझ आई बात ये? तो ये होता है। अच्छा अब क्या, अब हम कह रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को रिजॉल्व करना, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं। अब हमारा टॉपिक, अब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, यहाँ से यहाँ था, ठीक है। अब ये देखो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को रिजॉल्व करना। तो अब जैसे मैंने बताया, तो मैं देखो आप लिखते हो साइन आगे, साइन के आगे आया लिखा था क्या, थीटा का मतलब एंगल। अब साइन 30 कोई पूछे क्या है तो आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर सब निकाल सकते हो, लेकिन वैसे आपको याद होना चाहिए। साइन 30 के बाद आप लिखोगे, देखोगे 30 और साइन में देखोगे 30 के नीचे आओगे और साइन की तरह आओगे तो क्या है 0.5। तो आप लोग बोलोगे साइन 30 होता है 0.5 के बराबर, ठीक है। 0.5 वैल्यू है, यानी 30 डिग्री का अगर साइन लोगे तो वो 0.5 के बराबर आएगा। 0.5 वैल्यू है, बस वैल्यू है, 0.5 वैल्यू है, मेरी वैल्यू है। तीसरा हम बोलते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, एवोगाड्रो नंबर वैल्यू है ना, तो वही तो कितनी होती है 23 है ना। तो हमने कहा एवोगाड्रो एन से जाहिर करते हैं, एवोगाड्रो नंबर एन बराबर होता है 6.02 10 की पावर 23। तो एक वैल्यू है ना, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसी तरह यहाँ पर हम हर एंगल की वैल्यू निकालते हैं। 30 डिग्री का एंगल होगा तो उसकी साइन की वैल्यू 0.5 होगी, वही 30 डिग्री का एंगल होगा उसके कॉस की वैल्यू 0.86 होगी, वही 30 डिग्री एंगल होगा तो उसके tan की वैल्यू 0.57 होगी। जो भी है तो ये वैल्यू आपको, ये आपको वैल्यूज याद करनी है, ये टेबल याद करना है। नहीं अभी तो सिर्फ 3 है ना, ये 6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 6 के बाद फिर आगे ये बड़ी क्लास में जाकर तो आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। अभी तो फिलहाल 3 आपको नहीं बताया जा रहा है। अब हम पढ़े रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को रिजॉल्व करना। अब तो क्या बोला, फोर्स वेक्टर में भी split into components usually perpendicular to each other. The components are called perpendicular components and the force is known, and the process is known the resolution of vector. The process of splitting of a vector into mutually perpendicular component is called resolution of vector. तो ये बोला है फोर्स एफ रिप्रेजेंट, ये तो शो कराना है, बना जाहिल ने बनाया है नहीं, वो बोल रहा है ये एफ वेक्टर है, एफ एक्स, ठीक है। ए ओ बी एफ एक्स हो गया, हाँ ठीक है। ओ बी आपका एफ एक्स है, ओ बी ये आपका एफ एक्स है, ये आपका एफ वाई है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ना। फोर्स क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, बता चुका हूँ। किसी भी वेक्टर को उसको हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। जब किसी वेक्टर को, वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसका वेक्टर आपको दिया जाए, जैसे मैंने डायग्राम काम करने को दिया था कि मैंने कहा 3 फोर्सेस हैं, 30 न्यूटन की और 20 न्यूटन की और 10 न्यूटन की।
ठीक है। तो मैंने कहा सबको सम करके लेकर आओ, ग्राफिकली सम करके लेकर आए। अब हमारे पास एक फोर्स है, देखो ये एक फोर्स एक वेक्टर है, वो ये है फोर्स एक वेक्टर। वेक्टर बता चुका हूँ, वेक्टर किससे जारी करते हैं, इस तरह एरो से जारी करते हैं। ये फोर्स का एक वेक्टर हमने बनाया है, ठीक है, जो एक्स एक्सेस से यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है। ये फोर्स का एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर होगा, या मिसाल के तौर पर 10 न्यूटन, या 20 न्यूटन, या 30 न्यूटन। ये फोर्स का एक वेक्टर है जो मिसाल के तौर पर सपोज करो 10 न्यूटन के बराबर, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, है नहीं रियल में, ये फोर्स का वेक्टर 10 न्यूटन के बराबर है। अब 10 न्यूटन को सेंटीमीटर पहले करना, आप अपना स्केल सेट करोगे भाई 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो भी स्केल आप सेट करोगे उसके हिसाब से आप निकाल लोगे 10 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर है। तो फोर्स का एक वेक्टर है, वेक्टर को किससे जारी करते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को हम कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, तो किसी वेक्टर को हम उसके कंपोनेंट में दो तरीके से, एक तरीके तोड़ते हैं, इसे हम कहते हैं, जब किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, वो पहले होता है कि उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, फोर्स, ये फोर्स का एक वेक्टर है, ओ से लेकर ए तक फोर्स का एक वेक्टर है, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया इनटू इट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट का ये है ओ से लेकर बी तक, इसे एफ एक्स कहेंगे, दूसरा ये ओ बी से लेकर ए तक, इसे कहेंगे एफ वाई। इस एफ वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा है, ओ बी ए बी। एफ वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ा है, ओ बी यूँ एक वेक्टर ओ बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ये वेक्टर। ये एफ वेक्टर है, ओ एक वेक्टर है, उसको हमने तोड़ा है उसके कंपोनेंट में, ओ बी कंपोनेंट ए बी कंपोनेंट। तो हमने किस में तोड़ा है, ओ बी, ये ओ बी क्या है, एक्स एक्सेस है, एक्सेस ये होता है ना हॉरिजॉन्टल, बताया था मैंने क्या होता है एक्सेस वाई एक्सेस, क्या होता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, मैंने बताया था एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होती है एक चीज़। हाँ, ये हो गया आपका एक्स एक्सेस, ये हो गया आपका वाई एक्सेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पोजीशन अगर होगी तो वो कहलाएगा एक्स एक्सेस, वर्टिकल पोजीशन की चीज़ तो वो कहलाएगा वाई एक्सेस, ठीक है। अब ये एफ एक वेक्टर है, उसका हमने कंपोनेंट तोड़ लिया, ये ओ बी जिसे हम कहते हैं एफ एक्स। तो ओ बी की डायरेक्शन देखें तो ओ बी की पोजीशन देखो, क्या इस तरह पोजीशन है ना ओ बी की, ये कि एक्सेस के पैरेलल है, एक्सेस के ऊपर है ना, तो इसीलिए हमने इसको कहा एफ का एक्स कंपोनेंट। एफ वेक्टर का, इस एफ फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स है। एफ क्यों, क्योंकि एफ का कंपोनेंट है। जिस तरह एक इंसान के दो बेटे हैं, ठीक है, तो एक बेटा और दूसरा बेटा, दो बेटे, या ये इंसान के दो बच्चे हैं, एक बच्चा दो बेटा, इसका कंपोनेंट, एक आदमी दो कंपोनेंट में टूट गया, एक उसके दो बच्चे हो गए, एक पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, तो इसे यूँ समझ लो दूसरे लफ्ज़ों में एफ एक वेक्टर है, उसको मैं कंपोनेंट में तोड़ लिया एफ एक्स और एफ वाई। एक्स एक्सेस के ऊपर ये वाला कंपोनेंट ओ से बी तक, ये कहलाएगा, ये ओ से बी तक चूँकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ये कहलाएगा एक्स कंपोनेंट, तो एफ का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स कहलाएगा। और ए से लेकर बी तक या बी से लेकर ए तक ये जो कंपोनेंट है, ये वर्टिकल खड़ा है ना यूँ करके, वाई एक्सेस के अलाउंग है, तो ये कहलाएगा इसका वाई कंपोनेंट। इसकी डायरेक्शन देखी जाती है इसमें यहाँ एक्स एक्सेस के अलाउंग तो एफ एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, वाई एक्सेस के अलाउंग तो वाई कंपोनेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा एफ वाई वेक्टर। तो हमने एफ वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट में तोड़ा, एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई। कोई भी वेक्टर दिया जाए आप उसको कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। अब मिसाल के तौर पर हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे कैसे, यदि एफ एक्स और एफ वाई में टूटता है तो अभी तो फिलहाल 9th लेवल पे आपको ये बताया जा रहा है कि दो कंपोनेंट में टूटता है, ठीक है, वैसे बहुत सारे टूटते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं अभी सिर्फ आपको दो कंपोनेंट। अब मैं कहूँ एक वेक्टर है, अच्छा कौन सा वेक्टर अपने कंपोनेंट में टूटता है, तो याद रखना वो वेक्टर कंपोनेंट में टूटता है जो 90 का एंगल नहीं बनाता है। जो वेक्टर 90 का एंगल नहीं बनाएगा एक्स एक्सेस से, सिर्फ वही अपने कंपोनेंट में टूटता है। और जो 0 का एंगल नहीं, यानी वो वेक्टर अपने कंपोनेंट में टूटता है जो एक्स एक्सेस के अलोंग ना हो, वाई एक्सेस के अलोंग ना हो। जो वेक्टर एक्स एक्सेस के अलोंग ना हो या एक्स एक्सेस के पैरेलल ना हो वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। जो वेक्टर वाई एक्सेस के अलोंग ना हो, वाई एक्सेस के पैरेलल ना हो, वो अपने कंपोनेंट में टूट जाएगा। और जो एक्सेस के अलोंग नहीं है, ठीक है, वही टूटेगा अपने कंपोनेंट में, जो वाई एक्सेस के अलोंग नहीं है। और जो वेक्टर जो वेक्टर एक्स एक्सेस के अलोंग है या एक्स एक्सेस के पैरेलल है उसके कंपोनेंट नहीं टूटते, उसके कंपोनेंट नहीं बनते। कोई वेक्टर अगर वाई एक्सेस के अलोंग है या वाई एक्सेस के पैरेलल है तो उसको कंपोनेंट में नहीं टूटेगा, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं कहा ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर ये है एफ वेक्टर है, क्या ये
अपने कंप्यूटर में टूट सकता है? ये टूट सकता? नहीं टूट सकता। टूट जाएगा ना सर। क्यों टूट जाएगा? लेकिन सर ये एक्स एक्सिस के बाहर उसके अलॉन्ग में नहीं है। हैं? इसके एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के अलावा उसके पैरेलल में नहीं है।